कल हमने जो नॉटिकल मील के बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा एक नोट डाल के आप ये और कर लीजिए। जैसे हमने ऐसे लिखे थे ना, याद करो, 0 nm लिखा था, 12 nm लिखा था, 24 nm लिखा था, ऐसे कई बातें हमने लिखी थी। नॉटिकल माइल्स के नाम से इसको जानते हैं। एक नॉटिकल माइल्स बराबर होता है 1.8 माइल। ये 1.8 माइल। तो जब आप 1.8 को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 200 माइल्स के आसपास हो जाएगा ये। ठीक है ना, आप लोगों ने किया था ना, ये 200 माइल्स के आसपास हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 200 माइल्स। होगी बात सारी। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है विदेशी, जो भारत के जो ऐसे देश, पड़ोसी देश, इनके संबंध में। वैसे तो बात बता दी आपको, कौन सा राज्य स्पर्श करता है, वो हो गई सारी बात। लेकिन यहाँ जो मूल रूप से हमारे बात सामने है, आपके एग्जाम में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए। जैसे यदि किसी ने देखे हो, जैसे आपसे कहता है कि कौवा किसका राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसे आने लग गए। ये जनरल क्या है, आपके पड़ोसी देशों के संबंध में आते हैं। तो पड़ोसी देशों को अपने एक नए रूप में लेकर चल रहे हैं। करंट में जो भी बात होती है, जैसे पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई नई बात आती है, वो साथ में जो पहला आ गया ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। और थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, इनको हम लेके चल रहे हैं। और कई देश तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कई बड़े हैं। पहले मैं बड़ों को लेकर चलूंगा, फिर छोटे छोटे तो हो जाएंगे वो। मेरा सबसे पहला जो है वो है बांग्लादेश। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, ये साथ ही अंदर आ जाएगा। लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बांग्लादेश की स्थिति क्या है आपको पता है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैंने आपको बता दिया कि भारत के वो कौन से राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो सारी बातें हमारी हो गई, उसको यहां पर नहीं करना। लेकिन इसकी अंदरूनी बातें क्या है, वो हमें करना है। तो आइए, एक तो लिख दीजिए इसका निक नेम। इसका निक नेम है, इसे कहते हैं नदियों का देश। नदियों का देश इसे कहा जाता है। नदियों का देश इसे कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, भौगोलिक स्थिति। ज्योग्राफिकल स्टेटस, इसकी बात हमें करनी है। भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें यह बात करनी है। चले, आओ। ये प्रकार, ये इस टाइप का आपके सामने है, ये बांग्लादेश है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे का ऐसा ही बनाओ, ऐसा नहीं करना आपने। बस कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, मैं बता दूंगा इसके अंदर। हो सकता है कुछ चीजें इसके अंदर रिप्रेजेंट भी ना हो। जैसे ये बांग्लादेश,
अब इसको आउटलाइन सी बनाओ, ऐसे नहीं कि आप सीधा बना रहे, नॉर्मल जैसे मैं आपको बना के बता दूं, ऐसे करके, ऐसे। चित्रकारी नहीं करनी, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि बांग्लादेश जैसा लगना चाहिए। तो ये भी भाई होता है ना कि भाई यार क्या, चलो यार सर ने कह दिया तो मैं गोली बना दूं, ऐसे नहीं करना। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि फिर तुम क्या तंग हो जाते हो, अरे यार इसको फिर ऐसे करें, फिर क्या कहीं कि ऐसे देख देख ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 नहीं करना। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से, बस बात खत्म। अब ये आप देख रहे हो, ये ढाका है, ये क्या है, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखो राजधानी, ये कैपिटल है, ये ढाका है। चलिए, यहां पर इस साइड में आपको एक जगह मिलेगी, उसका नाम है महास्थानगढ़। ये सबसे पुराना शहर है बांग्लादेश का, ठीक है ना, मैं बांग्लादेश की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अंदर वाले नाम नहीं लिखने, ज्यादा ध्यान रखना, ये ऐसा नाम नहीं लिखना मैं अपने आप बारिश सल वगैरह ऐसे नहीं लिखने, मैं अपने आप बता दूंगा। आप तो सिर्फ खाली मैप बनाओ, यहां पर ढाका लिखो और यहां महास्थानगढ़ लिखो, और क्या लिखा हुआ है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। महास्थानगढ़ ये बांग्लादेश का क्या सबसे पुराना शहर है। इस साइड में आपको मिलेगा कोकस बीच। बीच समझते हो क्या? बीच जैसे गोवा के बीच पे, वो वाला है ये। ये जो कोकस बीच है महत्वपूर्ण है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। बीच आप समझते ही हो। ये जो आप देख रहे हो चट्टोगोंग, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देना चट्टोग्राम। चट्टोग्राम है ये, चट्टोग्राम। ये इस साइड में है, यहां पर जो आपको ये पूरा है, मैं ये यहां पर बनाना है आपने चट्टोग्राम। ये जो चट्टोग्राम है, इसको चटगांव भी बोल देते हैं। ये क्या है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, बंदरगाह है ये चट्टोग्राम। ये मैंने यहां लगाया, ध्यान रखना। बंदरगाह हमेशा समुद्र के पास होंगे, आप जानते हो। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है ये चट्टोग्राम। महास्थानगढ़ क्या है, बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश। चटगांव या चट्टोग्राम क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट है बांग्लादेश का, ये ध्यान रखना। कोकस बाजार क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बीच, ठीक है ना। आपसे पूछा कोकस बाजार कहाँ है, किसका संबंध है, बांग्लादेश के अंदर है। बीच यदि बोलते बाजार है उसको, यहां लिख दो चाहे,
इसका जो अन्य नाम है कोकस बाजार, ये भी बोलते हैं इसको। है बीच वैसे, जैसे गोवा के बीच, तो ढाका हो गया, महास्थानगढ़ हो गया, चट्टोग्राम या चटगांव हो गया, कोकस बाजार हो गया जिसको कोकस बीच के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। क्लियर होगी बात सारी। अब इसके आसपास क्या मटेरियल है, इसके आसपास जब आप मटेरियल की बात करोगे तो इस साइड में आपको मिलेगा म्यांमार, और यहां ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, इंडिया। इस साइड में क्या मिलेगा, इंडिया। तो दोनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, इस साइड में भी पूरा इंडिया है और इस साइड में म्यांमार है। नीचे क्या है आप जानते हो, बंगाल की खाड़ी। ये ऐसे ध्यान रखना है, इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस इसका ये होता है। ऐसे आते हैं भाई क्वेश्चन, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आनंद आएगा आपको। नेबरिंग कंट्री का चैप्टर है ये। चले चलो, जल्दी करो थोड़ा, आपकी स्पीड बहुत तेज है। आओ, अब भौगोलिक स्थिति ही चल रही है अपनी, और भौगोलिक स्थिति के अंदर ही आप लिखिए नदियां। अब ऐसा नहीं है कि आप नदियां कहां से निकली और कहां गई, ये फालतू के ड्रामे करने लग जाओ। हालांकि ये स्थितियां जब नदियां करेंगे तो आगे आ जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, ऐसा नहीं। 3 नदियों के बारे में मैं बात करूंगा। एक तो है जमुना नदी, जमुना नदी ध्यान रखना, जमुना नदी बोलते हैं इसको। कहीं आप सोचने लग जाओ होती तो यमुना है, सर ऐसे लिख रहे होंगे मैं ये कर देता हूं, कर मत देना, ये जमुना है। दूसरी है पद्मा नदी, तीसरी है तिस्ता नदी। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तिस्ता नदी। ये जो जमुना है बिल्कुल आपकी तरह है, ये सबसे बड़ी नदी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लार्जेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश, लार्जेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश। पूछा जाता है बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जमुना। और ये जो पद्मा है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश, ये सबसे लंबी नदी है। बड़ी का मतलब क्या होता है आगे चलकर भी मैं आपको बताऊंगा, जिसका एरिया ज्यादा होता है। नदी जितने एरिया का पानी लेकर आती है उसे हम बड़ी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ड्रेन भी बोलते हैं, अफवाह, वो बाद में पढ़ेंगे, आप बड़ी लिखो सिर्फ यहां पर। इतना तो आप समझते हो कि बड़ी और लंबी में फर्क क्या होता है। तो बड़ी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आएगी उसके अंदर, और जबकि लंबी के अंदर लंबाई आएगी, लॉन्गेस्ट। ये और भी आगे क्लियर हो जाएगी, ये खूब पूछा जाता है भाई। इसके आगे लिख दीजिए, एक ही क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य डिस्प्यूटेड रिवर कौन सी है, विवादित नदी कौन सी है, वो यही है। ये गोद लिया हुआ क्वेश्चन है। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित नदी, डिस्प्यूटेड रिवर। चले
आइए भौगोलिक स्थिति में ही आ जाइए। देखिए यहां पर एक नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जैसे अपने भी यहाँ पर नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, वैसे यहाँ भी एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है परैया ढाला नेशनल पार्क। परैया ढाला नेशनल पार्क, ये जो बरैया ढाला नेशनल पार्क है ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ बांग्लादेश। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ बांग्लादेश। चले आइए, अब आ जाइए राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। अब इसको थोड़ा ध्यान से कर, ये भी आते हैं क्वेश्चन। राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। देखिए 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए सिर्फ। देखो ये इंडिया है, देखो भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, ठीक है, 1947 में भारत आजाद हुआ। लिखना नहीं है, 2 मिनट रुक जाइए। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जानते ही होंगे आप। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान बना तो एक पोर्शन ये था और एक पोर्शन ये था, ठीक। इसको नाम दिया गया, ये वाला जो पोर्शन है आपके सामने ये पूरा, इसको नाम दिया गया पश्चिम, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये पूर्वी पाकिस्तान, इसको नाम दिया गया। और ये वाला जो पोर्शन था ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ये स्थिति थी उस समय, ये था विभाजन के समय। ये एक मांग और थी, आपको बता दूं, आप सोचिए स्थिति क्या हो जाती कि एक गलियारा दे दो। गलियारा मतलब यहां से एक रास्ता, बड़ी गड़बड़ी हो जाती। जैसे हम मान लीजिए गंगानगर के हैं तो फिर जयपुर में कोचिंग करने के लिए, कराने के लिए कैसे आना, दिक्कत आ जाती।
तो ये स्थितियां थी। दोनों में पाकिस्तान है, पूर्वी पश्चिमी। देखिए यहां जो है इस साइड में एक पार्टी काम करती थी, उस पार्टी का नाम था ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और यहां भी क्या है, एक पार्टी काम करती थी, उसका नाम था अवामी लीग, अवामी लीग। ठीक। अब हुआ क्या, 1970 की बात है ये। ओबियसली बात है, दूर दूर रह रहे हैं तो समस्याएं तो पैदा होगी। तो 1970 में चुनाव हुए। 1970 में जब चुनाव हुए तो यहां क्या है, इसके नेता थे शेख मुजीब उर रहमान, मुजीब उर रहमान थे इधर, उधर भुट्टो थे। तो अब दोनों पार्टियां थी, लेकिन इस पार्टी को महत्व नहीं दिया गया। अब इसको महत्व नहीं दिया गया तो वो क्या कहेगा, मुझे अलग कर दो। अपने घरों में होता है ना, जैसे भाई नौकरी लग जाता है, तो जब वो नौकरी लग जाता है तो उसके मन में ये बात आती है, यार मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं, या वो उसकी खुद इच्छा होती है तो वो कहता अलग कर दो, यदि पार नहीं पड़ती हमारी बिल्कुल भी। कोचिंग करते समय यदि अलग होता, मजा तो तब आता, नौकरी लगने के बाद तो कोई भी हो सकता है। कोचिंग करते, अब कोचिंग कर रहे हो, खुद का पैसा पैसा लग रहा है, अब कहो अब अलग करो, बात तो तब कहें जिगर वाला है। नौकरी लगने के बाद क्या माँ बाप से अलग हो, वो तो फिर जाति करते हो आप। तो यहीं पर यही बात हुई कि हमें अलग कर दो, हमें अलग दे दो देश। लेकिन अब अलग कौन होना चाहिए, क्योंकि संसाधन तो मिल ही रहे हैं। अलग नहीं होने का कारण क्या है, यहाँ खेती हो रही है, यहाँ भी खेती हो रही है, तो देश चलता है, तो अलग कोई नहीं होना चाहता। तो इन्होंने सेना भेज दी। क्या बता भाई कौन अलग अलग होना चाहता है, सेना भेज दी। अब भारत खड़ा देख रहा था, भारत खड़ा देख रहा था, भारत कहता भाई अब क्या करें, ओबियसली विदेशी संबंध यही होते हैं। तो भारत कहता हाँ जी, इसके पास क्या क्या समस्या है, कि ये समस्या हो गई साहब, आप है ना कुछ करो। भारत कहता आपके साथ हूं, टेंशन मत रखो, आपके साथ हूं। उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। पहले से ही प्लान तैयार था कि ये हमेशा तंग करता है, इसको कमजोर करना है, कमजोर करना है तो दोनों को अलग अलग कर दो। तो एक मुक्ति सेना का गठन हुआ भारत के सहयोग से, और उस मुक्ति सेना के सहयोग से ही, और फिर हमने यूएसएसआर का भी सहयोग लिया था उस समय, और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। तो आज जो आपको पाकिस्तान कमजोर दिखाई दे रहा है, वो उस टुकड़े की वजह से है। अब आप सोचिए, यदि ये एक होते तो भैया यहां संभालते ना, तो यहां भी संभालना पड़ता फिर आपको, दोनों जगह सेना काम होती। तो वहां पर दूरदर्शिता का परिचय दिया था इंदिरा गांधी ने, तब जाके ये दोनों अलग अलग हो गए थे। और बांग्लादेश के साथ आज हमारे संबंध बहुत अच्छे, आप जानते हो, अभी यात्रा पर रहे थे। एक विवाद है, जिस ज्यादा ज्यादा सारे विवाद हमारे सुलझ रहे हैं, लेकिन हम क्या है, व्हाट्सएप ज्ञानी है, हमें जो दे दिया वही अच्छा लगता है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, तो फिर इंदिरा गांधी को हटा के बर्बादी का आंकलन करना आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने आपको कहा, यदि यहां भी सेना आ जाए और यहां भी सेना आ जाए तो करोगे क्या, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने बर्बाद किया था, ये ध्यान रखा करो, ये बर्बाद किया, दो टुकड़े करा दिए थे पाकिस्तान के। ये तो दो सैनिक मारते हैं और हजार गिनाते हैं, ये कर दिया राष्ट्रवाद, ये कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के टुकड़े, बहुत बड़ी बात थी। तोड़ने का मतलब ये होता है कि हमारा पड़ोसी यदि कमजोर हो गया, अभी हम पे अटैक नहीं करेगा। तो 1971 के बाद आप देखिए, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि जब हम युद्ध की बात करते हैं, ये 1971 की बात है, आप देखिए स्थितियों का आकलन कीजिए, एनालाइज कीजिए इसको।
47 में युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद 65 में युद्ध हुआ, उसके बाद 71 में युद्ध हुआ, बड़े बड़े युद्ध हुए आमने सामने। अब 71 के बाद कौन सा युद्ध हुआ? कोई युद्ध नहीं हुआ, छोटी मोटी सैनिक घटनाएं, जैसे कारगिल युद्ध हो गया, या कोई घुस आया तो मार दिया। बड़े लेवल पे नहीं हुआ कि टैंक घुसे जा रहे हैं, बॉर्डर फिल्म तैयार हो रही है, ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण यही था, अलग अलग करना, क्योंकि कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़, इनकम भी नहीं हो रही, एक हिस्सा टूट गया। अब दो भाई अलग अलग हो जाएंगे तो इनकम तो कम होगी ना, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही हो गया, इनकम कम, खर्चा ज्यादा, ऊपर से सारी स्ट्रेटेजी खत्म, सारा सिस्टम, ऊपर से ये भी सहयोगी भारत के साथ। इस कारण से 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति इतनी गंभीर नहीं बनी। उसका परिणाम ये था, उसका पीछे का रीजन ये था। तो कोई भी चीजें होती है ना, उसको पढ़ने से पहले बताया करें ये कि ये होता है, बेवकूफ आदमी ये होता है, का कारण ये होता है, मुंह चक के बोल देते हैं, क्या कर, ये था। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमजोर करने का जो श्रेय दिया जाता है वो विद प्रूफ, विद प्रूफ ये है। आपके सामने है, कोई मैं मेरी तरफ से थोड़ी बता रहा हूं, आपके सामने। और इसका प्रभाव बता दिया ना, और प्रभाव दिखा दिया ना। 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति देखिए, और उससे 1971 से पहले की देखिए। पहले 3 युद्ध हुए और जबरदस्त हुए, लाखों जाने गई। कारगिल युद्ध क्या था? एक सैन्य कार्रवाई थी, वो तो युद्ध थोड़ी था, उसको तो युद्ध माना ही नहीं जाता। छोटी मोटी आतंकवादी इधर घुस गए उधर घुस गए, ऐसा वो तो देखो भाई, दुश्मन है तो दीवार तो जैसे भाई भी तोड़ता है तो तोड़ेगा वो तो एक बार। लेकिन आपको लगता है कि छोटे मोटे ऐसे छुटपुटिए यदि अटैक हो जाए तो इससे तो भारत वैसे ही निपट सकता है, लेकिन युद्ध से निपटेगा तो भारत को भी कुछ जोर आएगा, भारत की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी, और इकोनॉमी तो प्रभावित होती है। तो वो जो बचाने का श्रेय दिया जाता है वो इंदिरा गांधी को जाता है। आपके सामने है, मैं वैसे नहीं कह रहा, ये चीजें। अब आप देखिए, यहां जो नेता थे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो। लिख लोगे क्या ये? ठीक है। यहां जो नेता थे, बताएगा कोई? शेख हसीना के पिता थे, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया बांग्लादेश का। कोई बात नहीं, शेख मुजीमुर रहमान। अब मैं जो आपको लेके चलूंगा, ये जो दो पार्टियां हैं, इनके बीच में चुनाव हुए। और ये चुनाव हुए थे 1970 में। अभी इसके नीचे बात करें, ये बना लीजिए, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर दो। चाहो तो बीच में इंडिया इंडिया लिख दो, इधर पश्चिम पाकिस्तान, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ ऐसे बना लो, यहाँ इंडिया लिख दो, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान लिख दो, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसे। और वैसे बना सकते हो तो अच्छी बात है, बना दीजिए, वो अच्छा ही होता है भाई। लेकिन कोई कह दे कि यार आप खुद ने तो मैप निकाल दिया और अब हमें बनाने के लिए कह रहा है, तो उस दृष्टि से वैसे आसान वाला कर लेना।
चले, कहानी समझ में आ गई होगी सारी। वही कहानी आगे लिखनी है आप लोगों ने। मुक्ति वाहिनी सेना, मुक्ति दिवस, ये आपके क्वेश्चन होते। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। चले, आइए, हो गया होगा। करो करो करो, आराम से करो। चले, आइए, हमने यहां लिखा है कि चुनाव हुए 1970 में। दोनों पार्टियों को बहुमत मिला। नॉर्मल शॉर्ट में लिखो ऐसे, दोनों पार्टियों को बहुमत। दोनों पार्टियों को बहुमत, मेजोरिटी, दोनों पार्टियों को बहुमत। अब दोनों पार्टियों को बहुमत तो मिल गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया। लिख दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। जब इसको सरकार बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया, तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये दिखना कि पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। तो पूर्वी पाकिस्तान है, इसमें विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। अब इस विद्रोह का दमन करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें? तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा सेना भेजी गई। मैंने बता दी थी ना आपको, ये पश्चिमी पाकिस्तान सेना भेजेगा यदि विरोध करेंगे तो। इस पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को जो लीड किया था, ये नाम आपने ध्यान रखना है, इसको लीड किया था जनरल नियाजी ने। नियाजी है, ध्यान रखना, जनरल नियाजी ने इसको लीड किया था। अब सेना आ गई, तो पड़ोसी भारत था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को सहयोग करने के लिए कहा भी अब सहयोग करेंगे आपका, और सहयोग के लिए इन्होंने मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया। चले, आइए, एरो डाल के लिखिए। देखिए, भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ। एक सेना बनाई गई
मुक्त वाहिनी। मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ। मुक्त वाहिनी सेना का गठन। ठीक, इधर आ जाइए। ये जो मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ, वहां पर एक डेट आपको याद रखनी है, 26 मार्च 1971। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे क्या कहा जाता है, हालांकि बाद में युद्ध भी हुए, सारी बातें हैं। एक तो इसे कहा जाता है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। और इसी दिवस को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है बांग्लादेश के संबंध में। तो 26 मार्च 1971 को। इसे ही हम बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। चले, अब आप देखिए, मुक्त वाहिनी सेना बन गई, इधर पाकिस्तान है। सारी स्थितियां अब थोड़ी सी बेचैन करने वाली हो गई। जो हमारे सामने पिक्चर बन रही है वो ये बन रही है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, और इधर पूर्वी पाकिस्तान है। इंडिया ने इसको समर्थन दिया है, ये स्थिति है। जब इंडिया ने इसको समर्थन दे दिया, तो अब हमारे सामने एक स्थिति क्लियर हो गई, और वो स्थिति ये है कि भाई युद्ध तो हो सकता है। युद्ध की संभावना बन गई। अब युद्ध की संभावना बन गई तो भारत को क्या है, पूरा वर्ल्ड भी तो देखना होता है, विश्व समुदाय भी तो उसको देख रहा होता है। तो विश्व समुदाय में से किसी एक का उसे समर्थन प्राप्त करना जरूरी था, जो कि काफी चल बल वाला व्यक्ति हो। जैसे अपने होते हैं ना कई बार, भाई जैसे पड़ोसी के साथ लड़ाई करते हैं तो चौधरी को फोन करते हैं, हाँ भाई चौधरी कर रहा हूं मैं, संभाल लेगा क्या, और ठोक देख लेंगे। तो यही बात कही रशिया ने। रशिया ने कहा लगा दे नंबर, तेरे साथ है। तो युद्ध की संभावना बनी, तो भारत गया रशिया के पास। भारत सरकार गई, भारत सरकार ने कहा कि भाई युद्ध कर रहे हैं, हो सकता है कल को इधर ये अमेरिका वगैरह भी कुछ मुंह निकाले, ये भी कहीं जा सकता है, 100 बातें हो सकती है, तेरा क्या तर्क है, क्या आपके साथ है, टेंशन मत रखो, फिर ठीक। अब उस समय 1971 की हम बात कर रहे हैं, और रशिया जैसा देश, उस समय तो यूएसएसआर वाली स्थिति थी, तो रशिया जैसा देश यदि हमारे साथ मिल गया तो फिर कोई आंख दिखाएगा ही नहीं। अमेरिका बीच में कुछ कर रहा था, तो इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कह दिया था ये हमारा मामला है, आप दूर रहें। ये उस टाइम कह दिया था 71 में। तो वो भी बीच में नहीं पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा, क्यों, रशिया भी तो था। तो ये भारत की विदेश नीति जब आप पुरानी देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा बहुत गंभीर विदेश स्थिति हुआ करते थे, और कैसे टैकल करते थे उसको। ये था, अमेरिका को भी कह दिया था इंदिरा गांधी ने कि आप रहिए साइड में, हमारा मामला है ये। दो टूक कह दिया था, आप देखा करो यूट्यूब पे है सारा, सीधा कह दिया था, रहने दीजिए आप, देख लेंगे हम। क्योंकि उस समय यूएसएसआर साथ था। तो लिख दीजिए, इसके नीचे लिखो, हाँ नहीं, बना लो बना लो। आनंद आ रहा है क्या?
है? क्या हुआ? क्या है? कोई बात नहीं, करवाएंगे। आपका करवा दें युद्ध, हम देखेंगे, रिकॉर्डिंग कर देंगे। राकेश मेहरा जी के क्लासेज में युद्ध, व्यूज ही व्यूज आएंगे, क्योंकि यही तो देखते हैं। ऐसा क्या हो गया, सारे बच्चे खड़े क्यों हो गए? बताइए। एक वो चलता है आपके, सर फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर। मैंने देखा यार चल क्या रहा है मामला, वो सच में रो रहा था। नीचे लिख रहे थे, अरे सर आप टेंशन मत रखो, हम आपके साथ हैं, ऐसे है वैसे है, और वो रोए जाए दाढ़े मारे जोर जोर से। बताओ जी, क्या करें। चले, आइए, युद्ध की संभावना के नीचे यहां लिखिए, भारत व यूएसएसआर के मध्य समझौता। रशिया ही था उस समय। ये समझौता हुआ था सितंबर 1971 में, 1971 में समझौता हो गया, समझौता हो गया। और फिर ज्यादा समय लगा नहीं, 4 दिसंबर 1971 ये हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ये। आपको यहां ध्यान देना है कि इस समय पाक सेना का नेतृत्व किसने किया? पाक सेना का नेतृत्व किया था जनरल नियाजी ने, ये ध्यान रखना। पाक सेना को जो लीड किया था जनरल नियाजी ने, और भारत का जो नेतृत्व किया था जनरल मानेकशा ने। जनरल मानेकशा ने नेतृत्व किया था इसका। डेट का थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है? जैसे एक डेट लिखा रहा हूं, वो आपके एग्जाम में आई हुई है। लिखिए 6 दिसंबर 1971 भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। तो यहां पर भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। चले, 2 दिन बाद ही मान्यता दे दी थी, लेकिन युद्ध जो समाप्त हुआ था ये हुआ था 17 दिसंबर 1971 को। चले, आइए। 17 दिसंबर 1971, देखिए, भारत विजेता रहा। भारत विजेता रहा। अब ये जो 17 दिसंबर 1971 है, इसको कहा जाता है
बांग्लादेश का स्थापना दिवस, इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ बांग्लादेश। देखो, यही चीजें होती है, आप कितना पकड़ पाते हो। जब आप पीछे की तरफ देखोगे, ये देखिए, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी? 6 दिसंबर 1971 को। ये बांग्लादेश का स्थापना दिवस है, इस्टेब्लिशमेंट डे। अभी देश बना नहीं है, आगे चलकर बात करेंगे। ये स्थापना दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, मुक्ति दिवस है, इसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन होते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आइए जुलाई 1972। जुलाई 1972 लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। बहुत बार आता है ये हुआ था, यहां है शिमला समझौता। क्वेश्चन ऐसे आता है कि शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री तो थे इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री, समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये पूछे जाते हैं। चले, चलता रहा मामला सारा। फिर 22 फरवरी 1974, ध्यान रखना, 74, 2 साल बाद। आया तो नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। अब पाकिस्तान भी मान गया, ठीक है भाई, ये तेरा घर, ये मेरा घर। चले, अब हो गया सारा काम, मान्यता भी दे दी। अब यहां पर फिर वो प्रशासन बने आगे सारे, उसको लेके चलूंगा। यहाँ ये कहानी पूरी हो गई, ये अलग कहानी है यहां तक। हाँ, उसके पिता है। हाँ, उसके पिता है, उसके पिता है ये। चले, ये थी कहानी बांग्लादेश के निर्माण की। अब थोड़ा सा राजनीतिक सिस्टम रहा कि जब बांग्लादेश बना तो राष्ट्रपति भी बने, उसकी कहानी थोड़ी और करते हैं अपने। नए पैराग्राफ से लिखना, कहानी वो हो गई सारी। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति ये बने शेख मुजीमुर रहमान। शेख मुजीमुर रहमान बन तो गए, लेकिन इनकी हत्या हो गई
15 अगस्त 1975 को, 1975 को इनकी हत्या कर दी गई। इसी कारण से ये जो 15 अगस्त है, इसको बांग्लादेश में प्रतिवर्ष शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से वह कौन सा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है? हमारा तो इंडिपेंडेंस डे होता है, इनका शोक दिवस होता है। बताइए क्या कर लोगे आप? और यहीं पर ही क्या है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने ताजुद्दीन अहमद। ये अप्रैल 1971 से जनवरी 1972 तक रहे। अब ये जो ताजुद्दीन अहमद है, इनका क्या है, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनसे विवाद हो गया था। विवाद हो गया था, इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ताजुद्दीन अहमद, ताजुद्दीन अहमद के नीचे लिखो, विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चले, अब आ जाइए इधर इस साइड में। अब इनकी जब हत्या हो गई, हत्या के बाद क्या हुआ, हत्या के बाद बांग्लादेश में तानाशाही शासन आ गया। तानाशाही मतलब हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले जो तानाशाह आए, उनका नाम था जियाउर रहमान। नाम नाम से ही काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहो तो 75 से 1981 यहां तक ये रहे। एक तरीके से राष्ट्रपति थे, लेकिन इनको तानाशाही शासन के रूप में जाना जाता है। फिर आए एच.एम. इरशाद। एच.एम. इरशाद 1981 से 1989। चले, ये जो इरशाद है, इनके काल में एक प्रमुख घटना घटित हुई, और वो थी सार्क की स्थापना हुई।
ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है सार्क। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पर, हल्की सी बात करेंगे इसके बारे में हम। चले चलिए, हो गया क्या? आ जाओ, सार्क के नीचे आ जाओ। जैसे अपनों ने किया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना वगैरह सब पूछी जाती है। 8 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, और ध्यान रखना इसकी स्थापना जो हुई थी ढाका के अंदर हुई थी। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय बांग्लादेश में किसका शासन था? HM इरशाद का, इनका था ये, ढाका में। और इसका हेड ऑफिस जो है, ये ध्यान रखना, हेड ऑफिस है काठमांडू में। इसमें जो टोटल सदस्य है 8 सदस्य है। 8 सदस्य में एक तो होते हैं फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य। ये जो संस्थापक सदस्य है, एक तो है 7 है ये। 8वां सदस्य ये बाद में शामिल हुआ था। इसमें अभी अभी करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, अभी देख। ये जो है, इसमें कौन कौन है? जैसे भारत है, जैसे पाकिस्तान है, ये था इसके अंदर, ध्यान रखना। तीसरा जो है नेपाल। जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि दक्षिण एशिया के कौन से देश है। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, मालदीव है, और कौन सा बच गया? श्रीलंका है। और 8वां देश जो है, जो बाद में शामिल हुआ था, ये था अफगानिस्तान। ये ध्यान रखना 2007 में शामिल हुआ था ये, 2007 में। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये 85 है, 75 नहीं है। चलते चलते हो गया ये, 8 अगस्त 1985। हो गया, कोई बात नहीं, मैं चेक कर।
यहाँ पे आप लिखना, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था दिसंबर 1985 में, स्थान था ढाका, और यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, समिट, समिट, SUMMIT, समिट बोलते हैं। चले, कुछ चीजें हैं। इसका जो 19वां सम्मेलन था ये 2016 में प्रस्तावित था। एक समिट जो था ये था इस्लामाबाद में, पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर 1916 में उरी हमला हो गया था, उरी हमला हो गया था, इस कारण से भारत ने इसका बहिष्कार किया और पड़ोसी देशों ने भी उसका बहिष्कार किया। इस कारण से ये जो है ये कैंसिल हो गया था, निरस्त हो गया था, ये कैंसिल। ठीक, अब उसके बाद में 20वां ये प्लान किया गया है 2023 या 2024 के लिए। ये प्लान्ड है, अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हो, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये प्लान्ड है आगे। कैंसल्ड कर दो इसको, वो प्लान्ड है। अब आगे जो भी होगा वो आगे की स्थितियों पर निर्भर करेगा, जो भी करंट में आएगा देखते रहेंगे उसको। ये है, अभी इसके कोई सम्मेलन हुए नहीं। ये हुआ 89 तक, ये रहा। फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हुई 89 के बाद। ऐसे एरो डाल के लिखना, HM इरशाद के बाद यहां पर बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी, रिटर्निंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये 1989 में हो गई थी। ठीक है, 1989 HM इरशाद के बाद ही हो गई थी, डेमोक्रेसी आ गई यहाँ। इससे पहले तानाशाही चल रहा था। यहाँ पर दो पार्टियां हमारे सामने आई, एक तो वही थी अवामी लीग, अवामी लीग, और एक थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दो पार्टियां यहां चलती है। इसकी जो नेता है वो है शेख हसीना, और इसकी नेता है खालिदा जिया। खालिदा जिया इसकी नेता है। अब यहाँ कई प्रधानमंत्री बने इसके बाद में,
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना, मतलब लोकतंत्र की वापसी के बाद ये प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनी खालिदा जिया। खालिदा जिया लोकतंत्र की वापसी के बाद प्रथम पीएम जो थी, ठीक है ना, आप यहां लिख सकते हो। वापसी के बाद प्रथम पीएम, पहली प्रधानमंत्री लोकतंत्र की वापसी के बाद। वैसे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ताजुद्दीन अहमद, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि बीच में देखो इतना डिस्टरबेंस रहा, उन्होंने तो 72 में त्याग पत्र दे दिया था, ताजा ताजा तब ये बने थे, विवाद हो गया था शेख मुजीबुर रहमान से। फिर तानाशाही शासन आया, तानाशाही शासन आया तो फिर तानाशाही शासन की समाप्ति हुई 1989 में, लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र की वापसी के बाद पहली पीएम कौन थी? खालिदा जिया। हाँ, शेख हसीना, माफी चाहूंगा। दो मिनट बेटा, मैं माफी चाहूंगा, 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर खालिदा जिया करो और यहां पर शेख हसीना करो। कोई बात नहीं। लोकतंत्र की वापसी के बाद पहली पीएम खालिदा जिया, फिर शेख हसीना, फिर खालिदा जिया, फिर शेख हसीना। ऐसा सुनने में आया है कि अब खालिदा जिया जेल में है। शेख हसीना, ये जो शेख हसीना है ये वर्तमान प्रधानमंत्री है और 2008 से लगातार, आनंद ले लिए लाइफ की, 2008 से लगातार आप शेख हसीना के लिए कह सकते हो बांग्लादेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री। बांग्लादेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री। चले, नेक्स्ट आइए। अब 2 मिनट रुक जाइए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, मैंने करवाया हुआ है। कितने बच्चों को आता है? आपको आता है? मैंने कराया हुआ है और अभी 2023 की घटना है, ज्यादा समय नहीं है, शायद मई की है। मई नहीं है तो मेरे हिसाब से जून ही होगा। हाँ, देख के बता रहे हो क्या? बताइए।
कोई बात नहीं, लिख दीजिए बेटा, ध्यान रखा करो। मोहम्मद शिहाबुद्दीन। वर्ष 2023 से अभी बने हैं ये। चले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोहम्मद शिहाबुद्दीन करंट का क्वेश्चन है। मोहम्मद शिहाबुद्दीन, जब भी ऐसी स्थितियों में परिवर्तन होता है, चाहे नेपाल के संबंध में हो, चाहे पाकिस्तान के संबंध में हो, अभी हाल फिलहाल आपने कई एग्जाम देखे होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, वो भी हाल फिलहाल बने थे। पड़ोसी देशों के अंदर जो घटनाएं घटित हो जाए उस पर आपको नजर रखनी है। अब जैसे भारत के अंदर राज्य होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर प्रांत होते हैं। प्रांत, प्रोविंस बोलते हैं इसको। बांग्लादेश में टोटल 8 प्रांत है, जैसे अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे यहाँ पे 8 प्रांत है। संविधान लागू, ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश का संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 4 नवंबर 1972 को। जैसे अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, वैसे। हल्का सा आपने इसके बारे में ध्यान देना है। इसमें जो टोटल भाग है, जो पार्ट है, वो तो है 11, और जो आर्टिकल है 132, 153 आर्टिकल है। जैसे अपने आर्टिकल कितने हैं? 395, और अपने भाग कितने हैं? 22। वैसे थोड़ा सा इंडिया से कंपेयर कर लिया करो। शेड्यूल मतलब अनुसूची, जैसे अपने कितनी है? अपने 12 है, यहां 4 है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। इसको कहा जाता है हाउस ऑफ द नेशन। हाउस ऑफ द नेशन। इसके आगे की बात हम कल करेंगे।